नमस्ते और आदाब अर्ज़ दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने कुछ बात की थी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे 6 मुद्दों पर बात करूंगा जो मेरी प्रतिक्रिया है या मेरा रिएक्शन है हिंदुस्तान में CAA को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पर। तो आइए उन 6 विषयों को देखते हैं। पहला मुद्दा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन प्रोटेस्ट का लॉजिक क्या है, इनका तर्क क्या है। हिंदुस्तान बहुत गरीब मुल्क है। बिजली, पानी, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, इनकी बहुत समस्या है कि सहूलियतें ज़्यादातर लोगों को मुहैया नहीं हैं आज भी। ज़्यादातर क्या, 550 मिलियन यानी 55 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है एक्सेस। और ऐसे ही कुछ मिलता जुलता नंबर है लोगों का जिनके पास टॉयलेट्स नहीं हैं, जिनके पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं है, मेरा मतलब है। लेकिन हम कभी इन मुद्दों को या इन विषयों पर मास प्रोटेस्ट नहीं देखते। और मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि एक कानून जिसका है किसी भी हिंदुस्तानी की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस पर इतने किस्म के मास प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा फार्मर्स पिछले 10 साल में आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन आज तक मुझे कोई मेजर प्रोटेस्ट इसके खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ याद नहीं है। सरकारें आ जाती हैं, चली जाती हैं, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी शिवसेना आ जाती है, कभी शिवसेना और कांग्रेस आ जाती है जैसा आजकल हो रहा है, और चलता रहता है और किसी को कोई गुस्सा आता ही नहीं। और गुस्सा आना चाहिए। ये मुद्दे हैं जिन पर प्रोटेस्ट होने चाहिए और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इन प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। लेकिन अगर आप इन मुद्दों पे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे वाकई में ये बात समझ नहीं आ रही कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लोग इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। एक एक्ट जो ना लोगों को समझ आ रहा है और ना ही उनकी ज़िंदगी से जिस एक्ट का कोई ताल्लुक है। एक और बात इसमें मैं नोटिस कर रहा हूँ जो मैं सोशल मीडिया और मीडिया पे प्रोटेस्टर्स के बयान सुन रहा हूँ। पहले तो ये देखिए कि प्रोटेस्ट शुरू हुए जामिया मिलिया और JNU में, तो ये इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में यूजुअल सस्पेक्ट्स। ये तो जो भी बीजेपी करेगी इस पर प्रोटेस्ट ही करेंगे। लेकिन मैं प्रोटेस्टर्स के इंटरव्यूज सुन रहा था तो प्रोटेस्टर्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वहाँ पिकनिक मनाने गए हुए हैं। लोग वहाँ सेल्फियाँ खींच रहे हैं, हंस रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक लड़की से पूछा किसी जर्नलिस्ट ने कि आप यहाँ क्यों आई हैं, तो वो कहती है फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब मेरी तो समझ नहीं आ रहा है। 40 साल से लोग कैंपों में रह रहे हैं जिनको इससे एक डिग्निफाइड लाइफ का मौका मिलेगा और आप ह्यूमैनिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको तो उनके फेवर में प्रोटेस्ट करना चाहिए या इस बिल के हक में रैली निकालनी चाहिए। एक लड़की से पूछा, वो कहती है कि मेरे शादी के बाद मेरा नाम बदल जाएगा तो मेरे सारे आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो मैं NRC में कैसे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करूँगी। मतलब ये क्या हो रहा है और ये क्या लोग वहाँ पर बोल रहे हैं। और इस तरह के बेबुनियाद बयान, और मतलब पीपल आर जस्ट हैविंग अ फील्ड डे। वो लोगों के पास कुछ कामकाज नहीं है, शायद बेरोज़गारी बहुत है हिंदुस्तान में और उस पर शायद वाकई में प्रोटेस्ट होना चाहिए। लेकिन लोग जो है एक तमाशा देखने के लिए और तमाशे में शामिल होने के लिए इन प्रोटेस्ट में भी शामिल हो रहे हैं। ये बात बहुत दुख की है क्योंकि ये बिल जो है एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म और ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी की तो बात मैंने अभी आपसे शेयर की कि अगर ये ह्यूमैनिटी की बात है तो ये बिल का तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझिए आज 1 लाख लोग जो हैं वो रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, समझिए 1 लाख ये नंबर है। अब समझिए उसमें से 60,000 हिंदू और बाकी बिरादरी वाले हैं जिनको सिटीजनशिप मिल जाती है और 40,000 मुसलमान हैं जिनको नहीं मिलती। तो 60,000 की ज़िंदगी तो बेहतर हो रही है ना। आज तो एक के जो पूरे 1 लाख है सबकी ज़िंदगी हराम। तो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। हाँ, ये कह सकते हैं कि और भी पॉजिटिव किया जा सकता है, बट ये तो नहीं कह सकते दैट इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म ये तो आजकल एक फेवरेट टॉपिक बन गया है। आज तक किसी हिंदुस्तानी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, और क्यों पढ़े। एक आम हिंदुस्तानी को क्या ज़रूरत आ पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की। लेकिन लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जब तक 370 आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ की औरतों को अपने इनहेरिटेंस, अपने बच्चों को पास करने का हक नहीं था अगर वो किसी नॉन कश्मीरी से शादी कर लें। कोई प्रोटेस्ट नहीं होते थे इसके खिलाफ।
ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल था हमें, कैसे ह्यूमैनिटेरियन और सेक्युलर वैल्यूज़ पे एक्सेप्ट करता है। शाह बानो केस में क्या हुआ था, एक औरत जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिमनी दी जाए, उसको उसके खिलाफ पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन ले ली और कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, किसी को पता भी नहीं होगा ये क्या हुआ था। ट्रिपल तलाक में क्या हुआ था, जब तक ये बीजेपी की सरकार ने इस प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं किया या इलीगल और क्रिमिनलाइज डिक्लेयर नहीं किया, तब तक क्या चल रहा था। बट यानी कि इस देश की मुसलमान औरतें अपना हक मांगने के लिए अदालत ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन पर शरिया नाफिज होता था और कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था, कोई रैली नहीं निकलती थी मुस्लिम औरतों के हक में। वो सब कुछ सेक्युलर है, और जब इनको हक दिए जा रहे हैं रेफ्यूजीज़ को, तो ये हम कम्युनल हो गए। तो ये बातों में कोई दम समझ नहीं आता मुझे कि क्या है। मतलब 5 लाख कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे भाई, वो भाई और बहन, वो कश्मीर से को निकल जाना पड़ा, ऐसा माहौल वहाँ बन गया है इस्लामिक मिलिटेंसी का, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई मास प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो ये जो क्लेम्स है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, ये तो सब ऐसे ही हैं। मतलब दीज आर ऑल एम्प्टी क्लेम्स। सेक्युलर देश जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, हम वैसे लोग सेक्युलर है इसलिए हमने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। कोई कॉन्स्टिट्यूशन आदमी को सेक्युलर नहीं बनाती। तीसरा जो मुद्दा उठता है वो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रोटेस्टर्स चाहते क्या है। मेरे ख्याल तक 2 तरह के कैंप हैं, 3 तरह की। एक तो वो है जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, जैसे जिनकी मैंने मिसाल आपसे पहले शेयर की, और बाकी बचे 2। एक जो ये कहते हैं कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए। तो अब अगर कानून होना ही नहीं चाहिए तो वो जो हिंदू सिख मर रहे हैं रेफ्यूजी कैंप्स में, वो क्या करेंगे? ठीक है, वो आपके अप्रूवल का इंतज़ार करें, वो उनके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनके पोते भी पोते पोतियाँ भी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन उनको हक नहीं हिंदुस्तान में रहने का। अगर आप ये सोचते हैं कि इस कानून की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उनको गोद ले लो, गो एंड अडॉप्ट 1 पर्सन फ्रॉम ईच ऑफ दोज फैमिलीज, अपने घर पर रखो। कभी गया है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कभी कोई किसी कैंप के आसपास भी गया है? इनको पता भी है कि ये कैंप्स कहाँ पर हैं, कौन से कैंप्स, क्या कैंप्स। ये लोग जो हैं, जैसा मैंने कहा है, तो सेल्फीज निकाल रहे हैं प्रोटेस्ट के दौरान, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो ये है कि ये कानून जो है, इसमें मुसलमानों को क्यों एक्सक्लूड किया गया है। अब इसमें भी 2 मुद्दे होते हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान है, वहाँ से कोई मुसलमान हिंदुस्तान आ नहीं रहे हैं रेफ्यूजीज बन के। अब मैं क्या करूँ, या हम क्या करें, बीजेपी क्या करें? जाके उनको लेके आए कि भाई नहीं, आप भी आ जाओ, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो हमारे देश वाले कहेंगे ये तो कम्युनल है, तो आप भी आ जाओगे तो थोड़ा सेक्युलर हो जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन इमिग्रेटिंग टू इंडिया इलीगली, स्पेशली जो एक आध अदनान सामी वगैरह आए हैं, वो आ गए हैं अपने लीगल रास्ते से। बांग्लादेश की थोड़ी बात और है, और मैं कभी और समझाऊंगा कि वहाँ से क्यों आते हैं और पाकिस्तान से क्यों नहीं आते। पाकिस्तान की जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, सपोजिटली शियाज और अहमदी, वो भी नहीं आते। आप मुझे दिखाइए ना कहाँ हैं, कहाँ पर शिया और अहमदियों के कैंप बने हुए हैं जो वहाँ से भाग के हिंदुस्तान आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। मुझे दिखा दीजिए तो मैं अपनी सारी आर्गूमेंट वापस ले लूँगा। तो उनसे सवाल ये उठता है कि एक तो वो आना नहीं चाहते, और अगर आ भी जाएं तो आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में फ्री एक्सेस मिल जाए? आप फिर कह दीजिए कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, कि बॉर्डर्स नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानी आना चाहे। और फिर मैं उनसे ये कहूँगा, ये एक्चुअली रिजवान अहमद साहब का एक मैंने सजेशन देखा था, जो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कि आप गारंटी लीजिए उनकी, यू गो टू द कोर्ट, और कोर्ट में जाके एफिडेविट और गारंटी साइन कीजिए कि ये लोग जो हैं ये मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, अगर इन्होंने कोई गलत काम किया इस देश में आके तो आप यू कैन अरेस्ट मी, आप मुझे पकड़ सकते हैं उनके बदले, या मेरी जो श्योरिटी है वो आप जब्त कर सकते हैं। कोई देने को तैयार है इनमें से प्रोटेस्टर? कोई इनमें से 100 रुपये देने को तैयार है किसी और आदमी के लिए गारंटी के तौर पे? सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स क्या हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगला मुद्दा जो उठता है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये अटेंशन डिफ्लेक्ट करने की टेक्निक है, यानी कि ध्यान बटाने की टेक्निक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो ध्यान बटाने के लिए ये किया गया है, तो आप क्यों ध्यान बटाने में उनकी मदद कर रहे हो? आप मुद्दे की बात करो। अगर ये इररिस्पॉन्सिबल या इलॉजिकल किस्म का बिल है या कानून है, तो आप उस पर इतना ध्यान दे के इतना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? सारी मीडिया कवरेज क्यों उस पर, सारी मीडिया कवरेज भी तो उसी पे वेस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है। जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात करो। तो अगर वो ध्यान बटाना चाहते हैं तो आप भी तो ध्यान बटाने में उनकी मदद कर रहे हो। और दूसरी बात उसमें जुड़ी हुई ये है कि ये पॉलिटिक्स जो है या गवर्नेंस जो है, ये ज़ीरो सम गेम नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार एक ही काम करती है। होम मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है क्योंकि ये उनका काम ही है, उनके काम के दायरे में आता है।
उसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते। वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर सकते हैं, उनके बजट्स और हैं, उनके रिसोर्सेज और हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, आपको पूरा हक है। और जैसा मैंने कहा, मैं आपके साथ उन प्रोटेस्ट में ज़रूर शामिल होऊंगा। लेकिन ये कहना कि ये गवर्नमेंट डिफ्लेक्ट कर रही है बिल या इस बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है या ये बिल आज क्यों लाई है, अरे आज क्यों लाई है मतलब आप क्या लॉटरी में से तारीख निकालोगे कि कब लाना है बिल? गवर्नमेंट अपने विजडम में कह रही है आप लाना है। हम तो कह रहे हैं कि बहुत देर से आया है बिल, पिछले टर्म में ही आ जाना चाहिए था। और हम क्या कह रहे हैं, ये तो सक्सेसिव लोगों ने कहा है। महात्मा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये कहा है प्री पार्टीशन, महात्मा गांधी ने ये कहा है, पटेल ने ये कहा है, मनमोहन सिंह ने ये कहा है। ठीक है, मतलब ये तो एक के बाद एक बड़े बड़े लीडर ने ये कहा है कि इस तरह के कानून की ज़रूरत है। और मैं आपको ये भी उसमें एश्योरेंस दे दूं कि स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोटेक्शन हिंदुस्तान को उनको देनी चाहिए, ये स्पेसिफिकली कहा गया था। ठीक है, तो आप ये या तो ये भी कह दो कि गांधी और पटेल और मनमोहन सिंह भी फासिस्ट हैं, तो मैं मान लूँ कि मोदी और अमित शाह भी फासिस्ट हैं। बट अदरवाइज तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हुए कि आप जब वो कहते हैं तो आप उनको कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही लार्ज हार्टेड है, और जब वही की वही बात ये सरकार कर रही है और कानून ला रही है तो ये फासिस्ट बन जाते हैं। तो ये बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम हैं और हमें इनसे ऊपर उठ कर देखना चाहिए कि मुद्दा क्या है। पांचवा जो मुद्दा है वो ये है, और मुझे बड़े दुख के साथ इस मुद्दे को छूना पड़ रहा है, कि मैं बहुत ही निराश हूँ, बहुत ही डिसपॉइंटेड हूँ इंडियन मुस्लिम्स का रोल इस सारे प्रोटेस्ट में देख के। मेरी उम्मीद थी कि इंडियन मुस्लिम्स इस फैसले को वेलकम करेंगे, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिएशन की वजह से। उनका मज़हब, उनकी धरती, उनका जानो माल, सब चीज़ों का इसमें नुकसान हुआ। और उनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान कोई आसमान से रशिया के मुसलमानों ने बनाया था। यूपी के, बिहार के, बंगाल के, हैदराबाद के, बॉम्बे के मुसलमानों ने वोट किया था पाकिस्तान। तो ये कहना कि अब हमें पाकिस्तान के मुसलमान यहाँ चाहिए, ये तो सेल्फ डिफ्यूटिस्ट आर्गूमेंट है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के मुसलमान है वो हर बार, हर मौके पर कोई, या ये कहना चाहिए कि कोई मौका नहीं गवाते ये बताने के लिए कि कितने हम देशभक्त हैं और कितना हमें पाकिस्तान से नफरत है। अब पाकिस्तान से नफरत है तो आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ लिया जाए? आपको तो ये कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू वगैरह है, जिनका जीना हराम हो गया है क्योंकि आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाया, उनको भारत में शरण दी जाए, हिंदुस्तान में उनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए, सिटीजनशिप दिया जाए। यू शुड बी वेलकमिंग दिस। और मैं ऐड करूँगा कि जो 2-3 बहुत ही हालांकि कम रह गए हैं समझदार मुसलमान हिंदुस्तान में, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है केरला के, बहुत टॉप मुस्लिम माइंड, रिजवान अहमद जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन्होंने इसको एक्ट को वेलकम किया है और कहा है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मेरी ये गुजारिश रहेगी हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि आप इसको समझिए, वेलकम कीजिए। आपका ये फ़र्ज़ बनता है आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड टू इंडिया इन द नेम ऑफ योर रिलीजन एंड व्हाट वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया बाय योर फोरफादर्स, नेम ऑफ योर रिलीजन एंड व्हाट वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया बाय योर फोरफादर्स। छठा और आखिरी मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया का है। इंटरनेशनल मीडिया में तो इसे ड्रैकोनियन कानून दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान तो सेक्युलरिज्म के को छोड़ के अभी फासिस्ट बन जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, ये पहली बात तो सारी बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जब से बीजेपी पावर में आई है तब से इनके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि जो ये लेफ्ट लीनिंग मीडिया होती है, वामपंथी किस्म की, उनको जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स होती हैं, हालांकि मैं बीजेपी को ज़्यादा राइट विंग तो मानता भी नहीं, बट समझिए चलो राइट विंग गवर्नमेंट से उनके पीछे पड़े रहते हैं। जो भी वो फैसला लेंगे उसकी मुखालिफत इन्होंने करनी ही है, चाहे वो या ट्रिपल तलाक हिंदुस्तान में ख़त्म हुआ तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो राइट विंग की तरफ जा रहा है। मतलब अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक दूसरी बात कभी ना कभी तो उठनी है, उम्मीद करूंगा कि जल्दी उठे, तो ये दोबारा इंटरनेशनल वाले कहेंगे कि ये राइट विंग की तरफ जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सेक्युलर कंट्री का बेसिक प्रिंसिपल होता है, और हमारा देश ऐसा है जहाँ पर सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। अरे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो तो फिर तो आप बिल्कुल सेक्युलर हो, ठीक है। आप थोड़ी कह रहे हो कि भगवद गीता को कॉन्स्टिट्यूशन बना दो कंट्री की। तो इंटरनेशनल मीडिया का इसमें बड़ा इंसीडियस रोल हमेशा से रहा है इंडिया को डिफेम करने में। कोई ये बात नहीं करता कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुसलमान देशों के सिटीजन्स को अमेरिका में पाँव रखने से बैन किया हुआ है। इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एज ए टूरिस्ट भी नहीं जा सकते। कोई इसकी बात नहीं करता है, कोई ये नहीं दिखाता है कि मैक्सिकन इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। टेक्सास में और न्यू मैक्सिको जो उनके बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनको पिंजरों में रखा जाता है, उनको कैंप्स में रखा जाता है, बच्चों को माँ से अलग कर दिया जाता है।
और बहुतों को मैक्सिको वापस भी भेज दिया जाता है। कोई इसकी बात नहीं करता है। तो अपने गिरेबान में कोई झांकने के लिए तैयार नहीं और हमको सारे ज्ञान देने पे तुले हुए हैं। और इन सारे देशों में इंटरनेशनल जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहाँ ये इस तरह के सारे कानून सिस्टम्स बन चुके हैं। हाँ, यहाँ हमको बता रहे हैं कि एनआरसी नहीं होना चाहिए। सब कंट्रीज़ में एक एनआरसी या उसकी जैसी एक एक्टिविटी हो चुकी है। आप ये कहें कि एनआरसी जो है वो ठीक तरह से होनी चाहिए या किसी को उसमें ज़्यादा तकलीफ ना हो या उसको धीरे धीरे किया जाए, सोच समझ के किया जाए, तो मैं भी समझ सकता हूँ और मैं साथ दूंगा ऐसे स्टेटमेंट्स का। बट ये कहना कि एनआरसी नहीं होनी चाहिए या आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते या आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके देश में सिटीज़न कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा, ये तो बेबुनियाद और फिजूल किस्म की बातें हैं जो ना ही हमारे इंटरेस्ट में है और ना ही उनके और हमारे जो रिलेशनशिप है उसके इंटरेस्ट में है। तो हमें वी हैव टू सी थ्रू देम, हमें इनसे थोड़ा बच के रहनी चाहिए इन बातों से। और ठीक है, वो कह रहे हैं वो सुन लो, लेकिन जो हम जानते हैं सही तरीका है हमारे देश को आगे बढ़ाने का, उसी पर फोकस बना रहना चाहिए। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अनलेस आपके पास इससे कोई बेहतर सुझाव है, अगर आप कोई बेहतर सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, सारे पाकिस्तानियों को यहाँ आने की इजाज़त दे दो, ये कोई सुझाव नहीं है। कानूनी मत बनाओ, ये कोई सुझाव नहीं है। अनलेस आप कोई बेहतर सुझाव दे सकते हो, मुझे नहीं लगता है किसी को भी हक है इस कानून की मुखालिफत करने का। ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है और मेरे ख्याल से हक भी नहीं है, क्योंकि जो रेफ्यूजीज़ और जो उनकी परिवारों का दर्द है वो इनमें से एक आदमी भी नहीं समझ सकता है। ठीक है, मैं पर्सनली भी नहीं समझ सकता, हालांकि हम भी उस तरफ से आए हैं सरहद के, बट एटलीस्ट मुझे कभी कैंप में नहीं रहना पड़ा। तो जब हमारा उस पर कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, तो क्यों इन बातों में हम पढ़ के जो दूसरों की ज़िंदगी सुधरने वाली है उसमें टांग अड़ाने में हमें दिलचस्पी है। तो या तो आप बेहतर सुझाव दीजिए या आप चुप रहिए और जो मुद्दे की बातें हैं उन पर फोकस कीजिए। ये मेरी इल्तिजा है, ये मेरी रिक्वेस्ट है और ये मेरी उम्मीद भी है हिंदुस्तान के मेरे भाइयों और बहनों से। इसी के साथ मैं इस भाग को ख़त्म करता हूँ। अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।